इलाज यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं हो पाता तो ऐसी सर्जरी अगर एक गरीब आदमी की हो तो वो फिर पाकिस्तान में मरेगा, उसका क्या होगा? अवाम को तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान में इलाज कराएं और उनके लिए जो हेल्थ कार्ड है उसको भी बंद करने की बात की जाती है। तो जाहिर है पैसा है, बाहर से इलाज करवाएंगी। सर्जरी सिर्फ एक बहाना है। मियाँ साहब से मुलाकात करना चाहती हैं, कुछ बड़े फैसले करवाना चाहती हैं उनसे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी हमें तो जबरदस्ती लाया गया है, हमें हुकूमत में जबरदस्ती बिठाया गया है। देखें ये उनको अंकल ने बताया, तो अंकल ने कहा हुआ है कि लाडली भतीजी कोई मसला नहीं है, आपके अब्बू जब आना चाहते हैं आपने हुक्म करना है, आपने बताना है। नूरुल आरिफीन साहब आज तक ये नहीं पता चलवा सके कि मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए किस अंकल का शुक्रिया अदा कर रही थी। सिद्दीक जान ने फिर मिसकोट कर दिया मुझे। उन अंकल्स के बारे में बात तो मैंने की थी। भाई ये वही अंकल हैं कि जो हर वक्त हर हुकूमत में अंकल ही होते हैं। पहले अंकल निकाला करते थे हुकूमतों से, मगर ये हुकूमत में जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। ये तो नो आज भी एक माँ की कथा सुनाने के लिए बैठा हूँ मैं आरिफीन नामा में। वो बेचारी अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को लेकर के इधर उधर भटक रही है। तो इस इम्बैलेंस सोसाइटी में अगर आपने अंकल्स को माइनस कर दिया और आपने इन लफंटर्स के हाथ में हुकूमत दे दी तो मैं तो फिर बचा कुचा भी नहीं रहेगा भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा को आखिरकार पासपोर्ट मिल गया, लेकिन पासपोर्ट मिलने की खुशी से ज़्यादा लग रहा था कि इमरान खान साहब को सज़ा ना होने का गम उनको लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भरपूर तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। जिस तरह से उन्होंने मीटिंग्स की हैं, जिस तरह से हलफ लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है, उसमें लग रहा है कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ तैयारी वो कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी धमकियां शुरू हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा आना ज़रूर, और तैयारी कर ली गई है कि किसी भी सूरत में इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। किसान अब तक एहतजाज कर रहे हैं, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हुकूमत के अंदर लड़ाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान लड़ाई अब सबके सामने है। IMF प्रोग्राम का क्या बनेगा इसकी भी समझ नहीं आ रही। हुकूमत किस तरह से अपनी गवर्नेंस बेहतर बनाएगी कुछ पता नहीं चल रहा। मरीम नवाज साहिबा को अलबत्ता ये पता चल चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ हो चुका है। सिर्फ दरख्वास्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने देनी है। अब उनको इन चीज़ों के बारे में कैसे पता लग गया है और आने वाले दिनों में वो पंजाब हुकूमत में भी तब्दीली देख रही हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने कहा जी हम पर NRO का इल्ज़ाम लगता है, NRO तो इमरान खान ले रहा है। पहले तो सिद्दीक जान ये समझ नहीं आती कि इलाज यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं हो पाता तो ऐसी सर्जरी अगर एक गरीब आदमी की हो, जो भी सर्जरी है, तो वो फिर पाकिस्तान में क्या मरेगा, उसका क्या होगा? देखें बात यह है कि एक बार मरीम नवाज साहिबा ने JIT के सामने जब ये पेश हो रही थी उस वक्त भी बड़े तकब्बुर के साथ कहा था कि हुक्मरान ख़ानदान, तो ज़ाहिर है ये हुक्मरान ख़ानदान है और इनको आवाम से वोट चाहिए। लेकिन जिस आवाम से वोट लेकर उनके ऊपर हुक्मरानी का ख्वाब देखते हैं, हुक्मरानी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जिनके टैक्स का पैसा से करप्शन लूट मार करके इन्होंने लंदन में असासा जायदादें बना रखी हैं, उस आवाम को तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान में इलाज कराएं और उनके लिए जो हेल्थ कार्ड है उसको भी बंद करने की बात की जाती है कि इमरान खान ने क्योंकि हेल्थ कार्ड दिया है तो ये बंद कर दिया जाए और आवाम के लिए अस्पताल बेहतर नहीं बनाए जाते, तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं जो नज़र आने वाले हैं, जिसमें आपको जंगलें नज़र आएँ, जिसमें आपको सरिये नज़र आएँ, जिसमें आपको बड़े बड़े फ्लाईओवर नजर आएँ। ये चीज़ें ये ज़रूरी हैं, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो इंसानी जान की है। खुद उन्होंने इलाज बाहर कराने, सर्जरी बाहर करानी है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स को इस काबिल ये नहीं समझते, पाकिस्तान के अस्पतालों को इस काबिल नहीं समझते कि यहाँ के अस्पतालों से इलाज कराएं या यहाँ के डॉक्टरों से इलाज कराएं। तो जाहिर है पैसा है, बाहर से इलाज करवाएंगी और इसके लिए जा रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि सर्जरी सिर्फ एक बहाना है। असल में जो नवंबर के फैसले हैं उस हवाले से मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो जाना चाहती हैं लंदन, मियाँ साहब से मुलाकात करना चाहती हैं, कुछ बड़े फैसले करवाना चाहती हैं उनसे, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कुछ और लोग भी लंदन में मौजूद हैं। वो मियाँ साहब को कुछ और मशवरे दे रहे हैं और एक बार फिर शहबाज शरीफ ग्रुप और मरीम नवाज ग्रुप आमने सामने है। हतमी फैसला मियाँ नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन शहबाज शरीफ ग्रुप कुछ और चाह रहा है, मरीम नवाज ग्रुप कुछ और चाह रहा है। अब फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है कि भाई की बात मानते हैं या बेटी की बात मानते हैं। लेकिन सिद्दीक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मरीम साहिबा को ये सब कैसे पता है कि नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ हो चुका है। सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है उन्होंने अदालत में और कुछ भी नहीं, और उसका भी फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना है। ये कि किस तरह हमारी अदालतों के हवाले से ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है कि वो कह रही हैं कि बस सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है, फैसला भी नवाज शरीफ ने करना है, रास्ता भी साफ है। और फिर दूसरी तरफ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं जी हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया है,
हमें हुकूमत में ज़बरदस्ती बिठाया गया है, वो ये बातें करते हैं। और इधर कॉन्फिडेंस का आलम यह है कि मरीम साहब तो कह रही हैं सिर्फ एक दरख्वास्त देनी है, वो तो सब चीज़ें जैसे तय हो चुकी हैं, एक एक चीज़ तय है। देखें, ये उनको अंकल ने बताया है, और क्योंकि अब इस मुल्क के फैसले मरीम नवाज साहिबा के अंकल्स ने करना है, तो अंकल ने कहा हुआ है कि लाडली भतीजी कोई मसला नहीं है, आपके अब्बू जब आना चाहते हैं आपने हुक्म करना है, आपने बताना है, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, कोई मसला नहीं है, आपने हुक्म करना है और हम हुक्म की तामील करेंगे, तकमील करेंगे। और आज तक आप और जो नूरुल आरिफीन साहब, जिनके माशाल्लाह बड़े सोर्सेज हैं, लेकिन नूरुल आरिफीन साहब आज तक ये नहीं पता चलवा सके कि मरीम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए किस अंकल का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं बरी हो गई, अंकल आपका बहुत शुक्रिया। अब पता नहीं है वही अंकल हैं जिनके बारे में वो अपनी ऑडियो में कह रही हैं कि मैंने 1 माह मेहनत की और फिर इजाज़त मिली सागडार साहब को वापस आने की, तो शायद वही अंकल हैं। और अगर अंकल ने कहा है तो ज़ाहिर है घर इस वक्त अंकल चला रहे हैं, तो अंकल फिर जो बात बता रहे हैं वो गलत नहीं होगी। तो मैं तो मरीम नवाज साहिबा पे बिल्कुल उनकी बात को डिनाई नहीं करूँगा और मैं उस पर बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूँगा, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो घर के मालिक हैं अंकल, उन्होंने उनको बता दिया होगा कि हमने सारी चीज़ें कर ली हुई हैं, अच्छा। बस आपने बताना है कि आपके अब्बू जी ने कब आना है, तो हम सारी चीज़ें मैनेज करवा लेंगे। नूर आरिफीन, आप चूँकि जो तज़ादात नज़र आते हैं हमारे माशरे में, जमहूरियत में, निज़ाम में, उनकी निशानदही करते हैं। ये जो मरीम साहब ऐसे कह रही हैं कि ये जुल्म हुआ, इसका हिसाब लेना होगा कि वो जा नहीं सकी, भाई आ नहीं सके, वालिद साहब से मिल नहीं सकी, तो पाकिस्तान में बेशुमार लाखों ऐसे लोग होंगे जो किसी जुर्म में, और बहुत से ऐसे होंगे जो जिन्होंने जुर्म भी नहीं किया, उनको भी सजाएं होंगी, वो नहीं मिल सके होंगे अपने प्यारों से। तो ये तो ऐसे लगता है कि एक ख़ास बस ख़ानदान है जिसके लिए सब कुछ है। दूसरी तरफ मरीम साहब फरमाती हैं कि जी NRO की बात है, फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना केस में मुजरिम साबित हुआ है इमरान खान, फराह खान का भी वो जिक्र करती है, तो हुकूमत तो इनकी है, तो ये क्यों नहीं फिर साबित कर पा रहे ये सारे केसेस? बनाए भी हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा भी कर लिया, और क्या करना इमरान खान साहब फिर सही कहते हैं कि वो चाय और रोटी खाने का सिर्फ रह गया है मुकदमा। अच्छा, मैं आपके साथ काफ़ी अरसे से शो कर रहा हूँ, आपने कभी मेरे बारे में नहीं कहा इतने प्यार से कि मैं भी कभी सही कह रहा हूँ। सिर्फ इमरान खान अकेले तो नहीं सही कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ भाई। मैंने तो ये जिन अंकल्स की बात हो रही थी उनके बारे में सबसे पहले बात तो मैंने ही कहा था, उनके बारे में सबसे पहले बात तो मैंने की थी। सिद्दीक जान ने फिर मिसकोट कर दिया मुझे। उन अंकल्स के बारे में बात तो मैंने की थी, और ये जो जिस बात पे बस छाती पे दोहत्तड़ मार नहीं रह गए थे कि किस अंकल ने मरीम नवाज, भाई ये वही अंकल हैं कि जो हर वक्त हर हुकूमत में अंकल ही होते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, आप लोगों को, आप दोनों मेरे भाइयों को बदगुमानी है कि जमहूरी सरबराहान हुकूमत चलाते हैं। मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे अंकल्स पे पूरा भरोसा है, मुझे अंकल्स पे पूरा भरोसा है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये मुल्क अभी अंकल्स के हाथ में है। ये अंकल पिछली दौर हुकूमत में भी छुट्टी पे नहीं गए थे, बस फ़र्क ये है कि कुछ लोगों को उस वक्त शायद उनकी अकल दाढ़ नहीं निकली थी। अच्छा, ये अंकल आज भी यहीं मौजूद हैं, तो अंकल की मौजूदगी पे पशेमान नहीं होना चाहिए, उस पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। सही है, सही चल रहा है। बाकी रह गया ये कि कौन किससे नहीं मिला। भाई इस शहर में मेरे मतलब 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी है, मेरे 2,500-3 हज़ार रिश्तेदार हैं, उनमें से 90% मुझसे नहीं मिलते, 10% को मैं नहीं पूछता। तो अब अच्छा, मैं ये करण अर्जुन की स्टोरी पे क्या तबसरा करूं कि मरियम किससे मिलने जा रही हैं, कौन सा गीत गाया जाएगा, फजाओं में कैसे नगमे बिखरेंगे। आप ठीक है, आपकी बातें सही है, आप हमेशा ये बात कहते हैं, मगर ये तो पहली दफ़ा शायद मैं सुन रहा हूँ कि पहले अंकल निकाला करते थे हुकूमतों से, मगर ये हुकूमत में ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। ये तो नो 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 नो, ये किसने कहा आपसे कि पहले अंकल हुकूमतों से निकाला करते थे? नहीं भाई, हुकूमतें आती और जाती इन्हीं असबाब के तहत हैं, हमेशा से ऐसा है। नहीं, जबरदस्ती और पाकिस्तान जैसे छोड़कर चले गए माशरे में क्या शहबाज शरीफ साहब या मियां जावेद लतीफ साहब को किस तरह रोका है कि इस्तीफा नहीं दे सकते? सर आई लव यू, सवाल दर सवाल करेंगे तो ये वाला मिस हो जाएगा ना। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा चले। बात यह है कि अगर आपने इस सोसाइटी को, ये जो इम्बैलेंस का शिकार सोसाइटी अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो अभी वो सिद्दीक जान का वो सवाल, बल्कि आपका वो सवाल फिर अनआंसर्ड रह जाएगा कि यहाँ गरीब का बच्चा तो ऐसे ही मर जाता है। तो क्या आपने नहीं देखा कि यहाँ पीर पगाड़ा को लेने के लिए एयर एम्बुलेंस आई थी, और पीर पगाड़ा के कितने ऐसे मुरीदीन होंगे कि जो यहाँ सिविल अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बेचारे मर गए? तो
आज जरदारी साहब अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, बाहर बैरूनी दुनिया से 3 जो है वो डॉक्टर्स, हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, उनको लेकर के एक तैयारा, खुसूसी तैयारा आया है। अपने दौरे को अधूरा छोड़ करके बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। परवरदिगार इस मामलात में भी आसानी करे। लेकिन भाई सिंध में वो 2.5 लाख खवातीन वो बिलावल को आवाज़ दे रही थी, बिलावल ने लिफ्ट नहीं कराई। आज भी एक माँ की कथा सुनाने के लिए बैठा हूँ मैं आरिफीन नामा में। वो बेचारी अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को ले करके इधर उधर भटक रही है, रो रही है। वजीर आला का अपना डिस्ट्रिक्ट दादू, कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये तो है। तो इस इम्बैलेंस सोसाइटी में अगर आपने अंकल्स को माइनस कर दिया और आपने इन लफंटर्स के हाथ में हुकूमत दे दी, मुल्क दे दिया, तो मैं तो फिर बचा कुचा भी नहीं रहेगा भाई। सही। अच्छा, तो इसलिए अंकल्स के बारे में कोई बात ऐसी नहीं। आई लव देम, आई लव देम। अच्छा ठीक है, चलें जी। सब इस वक्त तो जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है, सदीक जान आप हमेशा कहते हैं बिल रजा हो रहा है जो कुछ है, बिल जबर नहीं है, लेकिन वो तो जबर कह रहे हैं, मियाँ जवेद जबर कह रहे हैं। अब अगर उन्होंने केसेस भी ख़त्म हो गए, आपने देखा सारा, हमने देखा अपना बंदा भी आ गया, नैब का भी खात्मा हो गया, ओवरसीज से वोट भी ले लिया, जो जो मकासद थे वो सब हासिल हो गए, तो फिर अब किस लिए बैठे हैं? इतनी ज़बरदस्ती इसहाक डार मिफ्ता की लड़ाई भी चल रही है, वो मान रहे हैं कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, IMF से डील भी ख़तरनाक हो गई, तो फिर इतनी मजबूरी क्या है कि अंकल ने कोई सर पर पिस्तौल बांध दिया है कि खबरदार अगर हिले तो? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने क्योंकि स्क्रीन नहीं चल रही, तो मैं नूरुल आरिफीन साहब की आंखें नहीं देख सका कि जब इन्होंने कहा कि ये अंकल से मोहब्बत करते हैं, तो ये ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मरीम नवाज़ साहब अंकल से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं? क्योंकि आवाज़ में तो जो है वो दर्द ज़्यादा नूरुल आरिफीन साहब की था, और बाकी मरीम नवाज़ साहबा तो आजकल उनको देखें, ये होता है यकीन, ये होता है ईमान। यकीन वो कहा जाता है ना, मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि यकीन इस चीज़ का नाम है कि आप जब बारिश के लिए दुआ मांगने के लिए बाहर जाएँ तो छतरी साथ लेकर जाएँ, कि मैं दुआ करूँगा तो वो कबूल होगी, बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं वापस कैसे आऊँगा। तो यही कॉन्फिडेंस जो है वो शरीफ ख़ानदान का है, यही एतमाद उनका है। वो अदालत में अगले दिन जाते हैं, एक दिन पहले हलफ भी उठा लेते हैं, एक दिन पहले वजारत भी ले लेते हैं, सेनेटर भी बन जाते हैं, अदालत में अगले दिन सरेंडर करना है, लेकिन यकीन होता है जाना। अच्छा, टिकट पहले कटवा लेते हैं, अदालत में बाद में जाते हैं। और ये सारी बातें मरीम नवाज़ साहबा के पिछले 1-1.5 माह में जो जो उन्होंने कहा वो बात उनकी बिल्कुल पूरी हुई। तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप वो जो बात कर रही हैं वो पूरी नहीं होगी। अब जो आपने जो आपका अगला सवाल था वो अगर आप दोबारा दोहरा दें तो मैं, क्योंकि मैं मियां जवेद साहब, हाँ जी, बिल वो जबर की बात, आप बिल रजा कहते हैं, वो कह रहे हैं बिल जबर है ये सारा कुछ जो हो रहा है ये। और आपने चूंकि ये वापसी की बात की है, तो इसमें मुझे ये भी बता दिए कि तहरीक इंसाफ कह रही है आज मियां नवाज शरीफ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तहरीक से वो जीते नहीं गए, तो उसमें लॉन्ग मार्च को भी शामिल कर लीजिएगा। तो ये जबर वाली बात और लॉन्ग मार्च वाली, फिर हम अगली खबर पर जाना है हमने जल्दी से। अच्छा, मैं इसी में ज़रा थोड़ी सी 2-3 मिनट आपके इसलिए लूँगा कि आज इसको मैं जोड़ूंगा आज वाले सुप्रीम कोर्ट के केस के साथ। वो जोड़ना इसलिए ज़रूरी है, उसामा गाजी साहब की इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज जो फैसल वाडा साहब के केस में जो बात हुई 621F के हवाले से, उससे पहले ये आपको ज़रूर बता दूँ कि ये जो आप बात करें जवेद लतीफ़ साहब की, ये गुड कॉप बैड कॉप है। और आगे इनको कुछ लोग इन्होंने ऐसे मैदान में उतारे हुए हैं कि किसी भी वक्त अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट बनना पड़े तो कुछ लोग तो ऐसे हों ना जो इस दौरान भी बयानात ऐसे देते रहें, और ताकि उनको फिर आगे कर दिया जाए और वो सारा महाज संभाल लें। और थोड़ा सा इदारों के ऊपर दबाव रखने के लिए भी कुछ बयानात ऐसे दिलवाए जाते हैं जवेद लतीफ़ और इन लोगों से, और साथ कहा जाता है कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी पार्टी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, देखें हमारे लोग बोलना शुरू हो गए, लेकिन नहीं हम मैनेज कर लेंगे, आप छोड़े हम कर लेंगे। ये वो एक तरीका वारदात है, अच्छा, गुड को बैड को वाला, सही है। और वो एक पाँव पे हाथ और एक गरिबान पे, ये वो वाला हिसाब है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 621F वाला, अगर आप इजाजत दें, बिल्कुल हमारा अगला मौजूद है, प्लीज इस पे बात करें। बिल्कुल, आज देखें, आज फैसल वाडा साहब वाला जो केस है, तो इसके बारे में तासुर ये मीडिया में दिया गया कि शायद इस केस का जो आउटकम होगा वो मियां नवाज शरीफ के केस पर असरअंदाज होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये केस ये है कि फैसल वाडा साहब को इलेक्शन कमीशन ने 621F के तहत नाअहल करार दिया। उनका केस ये है कि इलेक्शन कमीशन 621F के तहत नाअहल करार नहीं दे सकता था, उसका दायरा इख्तियार नहीं था, उसकी जुरिसडिक्शन नहीं थी, ये उनका केस है। अगला फिर मेरिट्स बाद में आ जाते हैं कि आया उन्होंने जब कागजात नामजदगी जमा कराए उस वक्त डुअल नेशनल थे या नहीं थे। अब तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक वो थे, वो अप्लाई कर चुके थे दोहरी शरीयत छोड़ने के हवाले से, उस वक्त तक उनकी दोहरी शरीयत मनसूख नहीं हुई थी। तो अब यह है कि फिर अगला उनका जो पॉइंट है वो ये है कि वो उनका इनहेरेंट मिली है डुअल नेशनलिटी, उन्होंने जो है वो एक्वायर नहीं की, उन्होंने खुद एक्वायर करते तो उसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट होता है। ये उनका केस है। अदालत जो कह रही है ना कि हमने इसको बड़े मोहतात अंदाज से देखना है, और ड्रैकोनियन लॉ जो उन्होंने 621F को कहा, वो इस तराजुर में कहा
कि ये बहुत सख्त कानून है कि जब कोई 62(1) के तहत नाअहल होता है तो ताहयात नाअहल होता है, तो इसलिए हमने मोहतात होकर इस चीज़ को देखने का आया इलेक्शन कमीशन कर सकता था या नहीं कर सकता था। इस केस का 62(1) के तहत ताहयात नाअहली से कोई तल्लुक नहीं है। देखें, तलाक इस्लाम के अंदर है, लेकिन वो एक बड़ा एक उसको अच्छा अमल नहीं जाना जाता, लेकिन है दीन के अंदर है, सब उसको मानने के पाबंद हैं। 62(1) ड्रैकोनियन है, जो भी है सख्त है, लेकिन आइन के अंदर मौजूद है। तो ये अदालत कह रही है कि भाई या तो आप इसको निकाल दें ना, आइन से निकाल दें। अब आइन से निकालने का मामला ये है कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि हुकूमत के पास नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि 62(1) के हवाले से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदाल साहब के रिमार्क्स थे वो किसी और तनाजुर में थे, उसका सियाको सबाक कुछ और था, उसको जोड़ दिया गया मियां नवाज शरीफ की वापसी के साथ, मियां नवाज शरीफ की तायात न्यायालय खत्म करने के साथ। ऐसा कतई नहीं है। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ, तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि आना नवाज शरीफ ने तो आ जाए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, उनका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि हमारी हवा और फिजा चल रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान से बातें कर रही है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट को ये कह चुकी हो कि आप नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं ना, नून लीग यही चाहती है ना कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, ले आए आप वापस, हमें कोई मसला नहीं है, हम तैयार हैं मैदान में लड़ने के लिए। बैकग्राउंड शायद को मामला तय हो गए हों। इन दो में से कोई एक चीज़ है, जो भी है तहरीक इंसाफ या कॉन्फिडेंस में कह रही है या बैकडोर राब्तों की बारे में की वजह से कह रही है, इसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका कोई तल्लुक नहीं है फैसल वाडा के केस का नवाज शरीफ की तायात नाअहली से, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच है और वो फैसला 5 रुकनी बेंच का तायात नाअहली वाला। बिल्कुल सही है। उसको अगर चेंज करना है तो वो उससे बड़ा बेंच होने, वो तो फिर जाहिर है आपको आइन में तब्दीली लानी होगी। अब एक फैसला हो चुका है, लेकिन इस वजह से शायद ये गलत फहमियाँ या इस तरह जोड़ा जाता है नूर आरफीन, क्योंकि जब मरीम साहबा कहेंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब का रास्ता साफ है, सिर्फ दरख्वास्त देनी है और वो फैसला मियां साहब ने करना है कि कब दरख्वास्त अदालत में देनी है, तो फिर इस तरह की बात होती है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं कि ड्रैकोनियन लॉ है, तो वो लग रहा है कि अब तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली ख़त्म हो रही है, सारा कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोगों ने देखा कि इक़्तिदार जाता है, बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, सब चीज़ें साफ, सब केस ख़त्म, इक़्तिदार दोबारा मिल जाता है। इसलिए तारीख ये है हमारी, तो अब ये लगता है कि सारा कुछ साफ हो गया। यार कोशिश किया कीजिए कि मुझसे इस तरह के फुल टॉस सवाल आप मत करें, इसलिए कि ये अगर ड्रैकोनियन कानून था तो आज से पहले भी था। आज अचानक किस वली ये कामिल ने ये बात फरमा दी है। मैं इस बारे में बात करूंगा तो फिर करते ही चले जाऊंगा। आई विश कि आपने कोई और बात की होती। मैं समअप करता हूं, कोशिश करता हूं कि अपने आप को रोक के बचा के जितनी बात कर सकता हूं। यहाँ सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? मैंने अभी फेसबुक पे एक साबिक आईजी को अनफ्रेंड किया है। अच्छा। सरकारी मुलाजिम की ख़ास बात यह है कि वो सरकार में रहते हुए, अपनी मनसब पे रहते हुए जो कुछ करे, सफ़ेद करे, काला करे, कुछ करे, वो खुदा होता है ज़मीन का। ये सरकार के लोगों का चलन है, कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ। और जैसे ही वो करीब पहुंच रहे होते हैं अपने अंजाम के, यानी रिटायरमेंट के, तो उसके बाद फिर उनके अंदर खुदा तरसी, रहम, इंटेलेक्चुअलता के मोती बिखेरते हैं। फिर वो बहुत सारी बातें होती हैं। मैं उन्हीं आईजी सिंध के मामले के बारे में बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, जब वो आईजी थे तो बेनज़ीर भुट्टो का एक तारीफ़ी लेटर उन्होंने अपने कमरे में लगा रखा था, जिस वक्त मैं उनको बर्बाद करने के लिए, यानी उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके कमरे में मौजूद था। उनके कमरे में घुसने से पहले एक पुलिस वाले ने मेरे कान में कुछ कहा। एक और साहब आए, उन्होंने मुझे उस बारे में कंफर्मेशन दी और उसके बाद फिर मामला तय हो गया कि हाँ जी, ये मामला इनके के साथ जोड़ा जा सकता है। आजकल रिटायरमेंट के बाद खैर से पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आवाम दोस्ती पर मबनी कोट्स, कोटेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। अल्लाह रसूल के हवाले से भी कुछ बातें मैंने उनकी पढ़ी हैं जो उन्होंने लिखा है। तंग आकर के मैंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको जो है अनफ्रेंड कर दिया जाए। अच्छा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शुरू से अब तक जितनी बातें मैंने कही उसको इसी मामले से जोड़ा जाए जो मैं कह रहा हूँ आईजी सिंध के हवाले से। कोई अगर किसी और शख्सियत के साथ जोड़ता है तो ये उसका जाती फेल है, मैं इसका जवाबदार नहीं हूँ। चलिए, का बात ये मेरे भाई कि यहाँ हर आदमी जी अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया, मुकम्मल कर लें। 2 नफिल वाजिब हुए, 2 नफिल वाजिब हो गए भाई। अच्छा, ब्रेक हो गया। अच्छा चले ठीक है, आपने इशारा बातें कह दी हैं। ब्रेक का वक्त है जी। ब्रेक के बाद जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं।
उनसे बात करेंगे मरीम नवाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, और आगे लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, क्या होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है, इस हवाले से बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, कहीं मुज़ाकरात की बात हो रही है। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मोहतात होकर बात करनी चाहिए जब मुज़ाकरात हो रहे हों। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट मिल गया, वो बाहर जा रही हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तनकीद बहुत ज़्यादा की है इमरान खान साहब पर। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च की भी बात होगी। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। जुल्फ़ी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं कि मरीम साहिबा ने जो कुछ कहा है, एक तरफ वो कहती हैं मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, पाकिस्तान में हो नहीं सकती, उसके लिए बाहर जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब, उनकी अहलिया पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, लेकिन मरीम नवाज बहुत ही लो लेवल बातें करती हैं हमेशा, और उसमें कोई शक नहीं है। जब उनके पास और कुछ चीज़ मिलती नहीं है तो फिर वो वापस खान साहब और उनके ख़ानदान के ऊपर, फर्स्ट लेडी के ऊपर अटैक ही करते हैं। तो ये आपको उनके इखलाक और उनके तहजीब का आई थिंक पूरे पाकिस्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि ये कितने गिरे हुए। जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये बताइएगा, मरीम नवाज साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ़ है, और लगता यह है कि उनको जहां फैसले होने वहां से बता दिया गया है कि कोई मसला नहीं है, मियां साहब आ जाएं। और मरीम नवाज साहब कहती हैं कि अब फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है कि उन्होंने कब आना है, बाकी रास्ता साफ़ है। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इस्तकबाल करेंगे मियां नवाज शरीफ का जब भी वो पाकिस्तान आएंगे, तो क्या आप लोग तैयार हैं उनके इस्तकबाल के लिए? देखें, अगर आप खान साहब के आखिरी, आई थिंक उनका आखिरी 2-3 इंटरव्यूज ही थे जब वो वजीर आज़म भी थे, तो उसमें उनने वाज़ेह तौर पे यही कह दिया था कि प्लानिंग हो रही है NRO 2 की, और उसमें वो प्लानिंग यही है कि एक NRO मिले और नवाज शरीफ भी वापस आ जाए। तो अब वाज़ेह तौर पे हर चीज़ वाज़ेह लग रही है कि यही उनका एक इरादा था। जब से ये पूरा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बनी है, उसमें से एक ही चीज़ थी कि अपने केसेस ड्रॉ और इन सब का रास्ता बनाए वापस आने के लिए। जाहिर बात है, एक मुजरिम अगर वापस आ रहा है मुल्क में, हम तो उनको वेलकम करते हैं, और लेकिन कोर्ट्स को हम अकाउंटेबल रखेंगे कि वो एक मुजरिम को जेल में डाले, उनका केस चले, उसके मुताबिक हर चीज़ हो। ये ना हो कि जैसे कि सागदार को वापस लेके आए हैं और वो फ्री फिरता रहे, प्री अरेस्ट बेल हो जाए, ये सारी चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन उससे कई पहले ही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत भी ठप हो जाएगी, हमारा लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा। तो ये मुश्किल, हम इसको किसी हाल में ऐसे नहीं होने देंगे कि इतना भी बनाना रिपब्लिक मुल्क ना बने कि नवाज शरीफ जो एक भागा हुआ कॉन्विक्ट है वापस आके ऐसे। जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात की है, वो बरी हुई, सागदार साहब वापस आ गए, ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब के केस में भी तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, तो अदालत का केस खत्म हुआ। एक तक क्या इंसाफ हो रहा है जी? मैं आपको डॉक्यूमेंट सब ने देखे हुए हैं, आई थिंक फवाद चौधरी साहब ने बाकियों ने भी दिखाए हैं, कि जिसमें एवनफील्ड की जो कंपनीज है, नेल्सन वगैरह, उसके ऊपर बेनिफिशियल ओनर मरीम नवाज खुद है। मतलब 20 साल की उम्र पे उसके सिग्नेचर्स हैं कि वो उसकी ओनर है। फिर वो टीवी पे कह रही है कि उसके पाकिस्तान में, बाहर क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। वो बेनिफिशियल ओनर है BVI की कंपनीज के डेटाबेस के ऊपर। मतलब ये कैसे एविडेंस इग्नोर किया कि इनका एवनफील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं, और इनको बेल भी दे दी गई, और इनको एक्विट भी हो गए कोर्ट से, पासपोर्ट भी वापस मिल गया। मतलब ये मजाक बन के रह गया एक, आप अगर देखें हर लिहाज से, कि इनकी इनको पता है कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, कब ली गई, जिस वक्त ली गई, पैसे भी कहाँ से आए थे, सारे इलीगल मीन से। फिर इनने प्रिटेंड किया कि ये प्रॉपर्टीज हमारी है नहीं, हम रेंट करते हैं। फिर एक ने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बस रेंट करता हूँ। फिर ये आके कहती है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। दूसरा भाई जो है आके कहता है, हसन आके कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी है। मतलब कि ये मजाक चलता रहा है सबके सामने, वाज़ेह तौर पे पूरे पाकिस्तान के सामने आ गया। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की तारीख का सबको इंतज़ार है, और सब इस बात को देख रहे हैं कि कब
ऐलान किया जाता है इस्लामाबाद आने का। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात की भी तैयारी कर रही है, तो क्या तरजीह है तहरीक इंसाफ की? क्या आप ज़िमनी इंतखाबात के बाद इलेक्शन इसमें लॉन्ग मार्च पे निकलना चाहते हैं, या ज़िमनी इंतखाबात से पहले भी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो सकता है? नहीं, उससे पहले भी हो सकता है। इस पे अगर सच पूछे, किसी को नहीं पता, ये प्लानिंग खान साहब खुद कर रहे हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कि कब करना है कब नहीं। और इससे मजीद मैं ये कह सकता हूँ कि कल भी बहुत डिटेल मीटिंग्स हुई हैं, आज भी, और हर रोज खान साहब प्लानिंग देख रहे हैं। लेकिन प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए जब भी हो। और ये लॉन्ग मार्च बहुत अहम है पाकिस्तान की तकदीर के लिए भी, तो इसको बिल्कुल हमने सही प्लान करके करना है। आई डोंट थिंक इसमें जल्दबाजी की कोई, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, 2 हफ्ते में भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर खान साहब डेट दे देंगे इंशाल्लाह। जुल्फिकार बुखारी साहब, लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ साथ दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत, वो भी इस पर कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इंतखाबात वाकई कबल अज़ वक्त हो जाते हैं या फौरी तौर पर हो जाते हैं, तो आपकी तैयारी है इसके लिए? देखिए, खान साहब ने पहले दिन से वाजे कर दिया था कि अर्ली इलेक्शन पे मान जाएं, फिर हम बातचीत पे मान जाएंगे। अर्ली इलेक्शन पे बातचीत नहीं है, अर्ली इलेक्शन पे आप माने और फिर हम उसकी लॉजिस्टिक्स और टेक्निकलिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं। तो वो तो पहले से हम माने हुए हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएं, उसके बाद एवरीथिंग इज ओपन फॉर डिस्कशन। जब तक प्रेसिडेंट साहब की है, बिल्कुल उनकी बातचीत चल रही है, अच्छी चल रही है। आई थिंक बड़े अच्छे अप्रिशिएशन के लिए भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि कामयाब भी होंगे। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि जो भी ऑप्शन कामयाब होगा, उसका जो एंड होगा वो होगा अवाम का ऑप्शन, चाहे जो भी ऑप्शन हो। टेबल पे चीज़ें डिसाइड नहीं होंगी, अवाम की अदालत में चीज़ें डिसाइड होंगी। ये आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि होना यही है, चाहे जो भी ऑप्शन। जुल्फिकार बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसल वार्डर केस में जो तायात नाइली का कानून है 62(1)F, उसको कहा कि ड्रैकोनियन लॉ है ये, तो क्या तहरीक इंसाफ बतौर जमात ये समझती है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है? आई थिंक इसमें कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल, जब आप पब्लिक ऑफिस के लिए जाते हैं, आप हर लिहाज से आपको अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में ऐसा ही है कि आपको हर एक चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है। आया जो होता है कि एक आपके पास शेल कंपनी हो जिसके अंदर कोई असासा नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक 500 रुपए की कंपनी है जिसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, और वो अगर आपके रेडार पे ना हो क्योंकि वो स्ट्रक ऑफ हुई हुई हो, लेकिन फिर भी आपकी, तो उस पर कोर्ट शायद एक डिसीजन ले सके। लेकिन जहाँ तक बातें हैं कि आपकी कोई ऐसी अनडिक्लेयर्ड एसेट हो, प्रॉपर्टीज हो किसी लिहाज से, चाहे बिल्डिंग्स हो या कोई और कीमती चीज़ हो, तो या पैसे हो या अकाउंट्स हो, तो वो आपको बिल्कुल एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर आपको डिक्लेयर करनी होती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फिकार बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, और ऐसा नहीं है कि ढके छुपे बात हो रही हो या किसी ज़राए से खबर चल रही हो, नहीं जनाब। टेलीविज़न पर बैठकर सबके सामने आकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और सबसे अहम पोस्ट पर जो लोग हैं या रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि IMF की डील को तोड़ा है इसहाक डार साहब ने, और पेट्रोलियम लेवी नहीं लगाई, जो कि IMF कह रहा था कि आप तोड़ेंगे, और मैंने कहा था नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन था कि अब सब ठीक हो रहा है तो मुझे हुकूमत से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। पहले दिन से कहा जाता था इसहाक डार साहब आएंगे। इसहाक डार साहब ने टेलीविजन पर आकर कह दिया कि जी मैं 25 साल से IMF को डील कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। मिफ्ता का भी ये मामला ही नहीं है, मिफ्ता गया फारिग, वो इस पर ना बोले। तो नूर आरफीन, आप क्या देखते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है? दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, इससे क्या पैगाम जाएगा कि ये हुकूमत क्या करती रही, या अब आकर बिल्कुल एक यू टर्न लिया जाएगा? तो इससे तो कोई समझ नहीं नजर आ रही, कोई पॉलिसी की समझ नहीं आएगी किसी को। अच्छा भाई, बरादराना एतबार से अगर आप मेरा भी शुक्रिया अदा कर दें, और आपको पता है मैं क्यों शुक्रिया अदा करने के लिए कह रहा हूँ, पहले आप मेरा शुक्रिया अदा कर दिए, फिर मैं आपके इस सवाल के जवाब पे आ जाता हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका।
और आपको पता है कि आपने क्यों शुक्रिया अदा किया है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिद्दीक जान मुस्कुरा पड़ा है। अब आप ब्रेक में सोचिएगा कि मैंने क्यों शुक्रिया कहा। बहरहाल आपने जो कहा भाई, मिफ्ता इस्माइल इज नोबडी ना, हु इज ही नाउ? मिफ्ता इस्माइल इस वक्त सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कर रहे हैं। काला चोर करे, मैंने पहले दिन कहा था, फैसल वाडा करे, जुल्फी बुखारी करे, सिद्दीक जान करे, उसामा गाजी करे, नूरुल आरफीन करे, मेरा कैमरामैन कर दे। आई डोंट इवन केयर यार, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्क कम होने चाहिए। इसहाक डार के नामा अमाल में कितने गुनाह हैं, मुझे इस वक्त इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसहाक डार के हवाले से कितने केसेस थे, इसहाक डार को मलकुल मौत वहाँ नज़र आ रहे थे, उन्होंने वो जो फ़ोटो सेशन करवाया था बिस्तर पे लेट के, जिस तरह निहाल हाशमी, शर्जील मेमन और बहुत सारे सियासी वो जो बीमारियाँ होती हैं, ये सब उनके क्रेडिट पे उसी तरह मौजूद हैं। वो 5 साल तक सेनेटर बनकर और वो बाहर मज़े करना, वो सारी चीज़ें सेनेटर बनने के बाद, वो सारी चीज़ें अभी तक सब, मैं उन तमाम बातों पे कायम हूँ। In the greater interest of this country and our countrymen, I really wish कि कोई भी आदमी, वो कोई भी डार हो, वो कोई भी इस्माइल हो, वो कोई भी शौकत तरीन हो, वो कोई भी हो, लेकिन डॉलर की कीमत 200 से कम हो जाए। मिफ्ता इस्माइल जो कर रहा है वो तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेने के बाद हर आदमी करता है। नहीं, एक एंकर से प्रोग्राम लेकर के दूसरे को दे दो तो जिससे प्रोग्राम लिया होता है वो कितनी साजिशें कर रहा होता है। एक प्रोड्यूसर से प्रोग्राम लेकर के किसी दूसरे को दे दो तो उसका एसोसिएट जाकर के दूसरे के साथ चाय पीने लगता है, होटल में बैठ करके गपशप शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन में मैं तो खुद रहा हूँ ना, मुझे पता है ये सब। इस तरह से तो अगर हम लोगों को जज करने बैठेंगे तो मौत हो जाएगी भाई, सोचते सोचते। इतना फारिग टाइम है क्या? किशोर कुमार के गाने कौन सुनेगा? एक दफ़ा फिर शुक्रिया आपका दूसरी दफ़ा मैं अदा कर देता हूँ। और मिफ्ता इस्माइल साहब के वाले साहब बड़ी तनकीद करते रहे, तो अब लगता है कि उनको और ज़्यादा साइडलाइन आगे चलकर कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम आरफीन नामा में बात करेंगे कि इस वक्त कराची समेत पूरे सिंध में क्या सूरत हाल है, किस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नेंस कर रही है, कितनी सेहत की सहूलियात हैं वहाँ पर। ब्रेक के बाद अब पता चला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इंटरव्यू बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां वो जवाब बड़े ज़बरदस्त दे रहे हैं कि जी मुझे अपने मुल्क की फ़िक्र है, आप मुझे रूस और यूक्रेन की जंग का ना बताएं, हम अपने लिए फ़ैसले करेंगे, हम बड़ी मुश्किल में रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त उन्हें जवाब दिए। लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बड़ा खूब, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। इतने दिनों के बाद वो आते हैं, पता चलता है जरदारी साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब फिर सुन रहे हैं कि वो मुल्क से जा रहे हैं। आरिफीन, क्या सूरत हाल है इस वक्त पूरे सिंध में? बहुत कुछ बेहतरी आई है, कहा जा रहा है वो सिर्फ लोगों के लिए ही गए हैं, बाहर फंड इकट्ठे करने गए हैं, तो वो फंड्स आ रहे हैं, उससे कोई लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है? जी, सवाल अच्छा है। जिन लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी उन लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस जो है वो अरेंज हो रही है, और पहले भी उनकी ज़िंदगियां अच्छी ही थी। उनकी ज़िंदगियां कब बुरी होती हैं? बुरी तो ज़िंदगियां आवाम की होती हैं, उन अंगूठों की होती हैं कि जो 5 साल के बाद काम में आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का बेहतरीन नज़ारा आपको एक लूप की सूरत में दिखाते हैं। वो वीडियो लगाओ भाई, वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दादू में एक बेबस लाचार माँ अपने बच्चे को, अपने लख्त जिगर को लिए एक डॉक्टर की तलाश में मारी फिर रही है। मुर्तज़ा वहाब, शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, मुराद अली शाह, इन जैसे गौहरे नायाब ये फरमाते थे कि सिंध में हमने इतनी ज़बरदस्त हेल्थ फैसिलिटीज़ दी हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं। इनमें से किसी को अगर शर्म है तो इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखने के बाद इस्तीफ़ा दे दे। और अगर कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की, अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया, तो फिर रिस्पॉन्ड भी फिर मैं और ज़्यादा मौसर तरीके से करूँगा। ये बच्चा कराची का नहीं है, ये बच्चा कराची का नहीं है, ये बच्चा उर्दू बोलने वाले का नहीं है, ये बच्चा जो है वो अजीज़ाबाद, मलीर, फला किसी इलाके का नहीं है। ये बच्चा बिलावल के अपने वो जो सियासी आस्थाना है ना, वो जो सियासी मंबा मरकज़ महवर है, ये वहाँ का ये बच्चा है, उसकी ये बीमार माँ। अभी एयर एम्बुलेंस
में 3 डॉक्टर बैठ करके आए आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। उनकी बीमारी का सुन के हज़रत बिलावल एक अच्छे सादतमंद बेटे का सबूत देते हुए वापस आए। अल्लाह ताला उनकी परेशानी में उनका हामी और नासिर, मददगार और मुआविन हो। इस एक वक्त में उन पर तवर्रा जायज़ नहीं है, लेकिन ये माँ जो है इसकी ये फरियाद कौन सुनेगा? और ये पहली वीडियो नहीं है जो आरफीन नामा में हम चला रहे हैं, ये पहली वीडियो नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए से इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को एम्बेरस करने का मूजिब बनी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का ये मंजर है। ये डिस्ट्रिक्ट वज़ीर आला सिंध और डीजी हेल्थ का आबाई शहर है। डीजी हेल्थ और उससे पहले वज़ीर आला सिंध यानी मुराद अली शाह, यानी अंग्रेज़ी बोलने वाले वो साहब जिनकी वजह से बिलावल साहब को कुछ नज़र नहीं आता। बस सब ओके की रिपोर्ट है, सिर्फ इसलिए कि कुछ इदारे जो हैं वो मुराद अली शाह से खुश हैं और इसलिए लीज़ पे दिया हुआ है कराची को। बड़ा शोर शराबा था उस एक इंटरव्यू का जिसके बारे में आप बात कर रहे थे जी, कि बिलावल ने वो इंटरव्यू दिया, गोरों को चुप करा दिया, गोरों की आंख से बीनाई छीन ली। वो गोरा जो अंग्रेजी में सवाल कर रहा था वो पश्तो बोलते हुए चप्पल उतार करके, कपड़े फाड़ करके और भाग गया। बिलावल की इंटेलेक्चुअलता और उनकी विजडम को देख करके बिलावल से मेरी दस्त बस्ता मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जब आप अपने तमाम मामलात से फारिग हो जाएं, 5 मिनट के लिए ऑन एयर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। 5 मिनट के लिए। मैं गोरा नहीं हूं, लेकिन मेकअप के बाद इंशाअल्लाह मैं मजीद गोरा आपको नजर आऊंगा। और अगर आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, अगर आप मेरे 2 सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब देते, खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, उस आकाए कायनात की गुलामी की कसम, मैं चने बेचूंगा, मैं चने बेचूंगा। लेकिन मुझे पता है आप इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं लेंगे। पढ़िए, सैलाब से तबाही यूक्रेन से ज़्यादा परेशान कुन बात है। 50 दफ़ा बता चुका हूं कि वो हामला औरतों का बैन भी करते पाए गए हैं कि जो सैलाब ज़दा इलाकों में इस वक्त बेचारी दुखियारी अपने मामलात से जूझ रही हैं। आलमी बरादरी को रुलाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं हज़रत बिलावल। अपने तफरीही दौरे, जिसे मैं कहा करता हूं, उस एक तफरीही दौरे का अंत कहीं होता ही नहीं। उफरपुर से फलानापुर, फलानापुर से फलानापुर, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा, कनाडा से जन्नत, जन्नत से फलाना। पाकिस्तान आए भी हैं तो अपने एक फैमिली मैटर की वजह से, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, उस मौजू पर बात किए बगैर मुद्दे पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिलावल साहब ने जब ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की थी तो उनसे उनकी वो वाली हिस्स छीन ली गई थी जिसमें पब्लिक की वो जो सिंपैथी, वो जो खुदा तरसी वाला मामलात होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं मुराद अली शाह साहब की नौकरी की तवील होने की वजूहात। मुराद अली शाह साहब जिस वक्त अपनी भरपूर जवानी के जोबर पे होंगे उस वक्त ये वॉकर में चलते होंगे, लेकिन ये अतात जो आप देख रहे हैं, इस अतात के ये फ्यूज़ व बरक़ात हैं जिसकी वजह से न मुराद अली शाह पर कोई आफत आती है। पब्लिक पर आए तो आए, वो माँ बेचारी अपने बच्चे को, मुराद अली शाह के अपने गांव से वो हसनैन बच्चा 6 कुत्तों ने उसको भंबोड़ा था, कराची लाया गया। मुराद अली शाह ने जाकर के वहाँ वीडियो बनवाई, फुटेज बनवाई और उसके बाद वो बच्चा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। इंटीरियर से लोग लाशें गटर में से लेकर के अपने मुर्दों को दफनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां भुट्टो जिंदा है इसलिए एक बेचारा आम आदमी, उसको जिंदगी जीने का हक कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दीगर सियासी जमातों की तरह वो टटपूंजी रिपोर्टर्स को गोद लेती थी, अब बाकायदा चैनल्स का नंबर आया है। एंकराने कराम तो आपको पता ही है। वो एक आदमी जो पहले एमक्यूएम का बीट रिपोर्टर था, और एमक्यूएम का बीट रिपोर्टर का मतलब एमक्यूएम से पैसे लेता था। उसके बाद फिर वो एमक्यूएम नई वाली, यानी वो मुतलका फ्रैक्शन जो है उसका बीट रिपोर्टर बन गया। उसके बाद अब वो मुर्तज़ा वहाब की जो है वो खुशामद कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। जिस जगह थूक लगा करके कोई रोड बनती है वहाँ जा कर के खड़ा होकर के और अपना वो ओसी देना शुरू कर देता है और बताता है कि इस दौर में मुर्तज़ा वहाब से बड़ा रजल अजीम मुर्तज़ा वहाब लगा दो, अल्लाह का वास्ता। मुराद अली शाह को क्यों दिखा रहे हो? वो पीर के अंडर ही हैं। चले खैर, अभी आप देखेंगे तरक्की का वो जो जीना मुर्तज़ा वहाब ने अपने तौर पर ईजाद किया है लैपटॉप के जरिए। ये देखिए, ये है मुर्तज़ा वहाब से 2 चीजें छीन ली जाएं तो उनकी आंखों की बसारत जा सकती है, अल्लाह माफ करे। एक, उनके हाथ में से वो मोबाइल जिसका वो कमबख्त बदबख्त, अल्लाह गारत करे वो ट्विटर अकाउंट को, कि जिससे वो हमारी जिंदगियों में जहर घोलते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कराची वालों के लिए मैंने कितना काम कर दिया।
ये वो लैपटॉप है। ये लैपटॉप कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाएं तो ब्रांड मैनेजर्स की नौकरियों की वजह है, और अगर आप इस तरफ आ जाएं हुकूमत में तो ये सियासतदानों की ब्रेड एंड बटर का जरिया है, सोर्स है। अब इनसे ये पूछो कि बंदा खुदा, जिस दफ्तर में तुम बैठे हो उस दफ्तर से बैठ करके तुम्हें कराची के वो गड्ढे जिनमें से मैं अपनी गाड़ी घोड़े की तरह से चलाता हुआ यहां ला रहा हूं, तुम्हें पता चलेगा कि बारात कहां जा रही है? तुम्हें पता चलेगा कि इस वक्त डेंगू का स्प्रे कहां हुआ है? एक जगह कसम खा करके खड़े हो जाओ, एक जगह कसम खा के खड़े हो जाओ कि यहां डेंगू का स्प्रे हुआ है, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। और याद रखना, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं, मैं अपना नाम बदलने से पहले बहुत तक्कड़ करूंगा। 3 दिन में 500 से ज्यादा डेंगू के केसेस सामने आ गए। मुर्तजा वहाब लैपटॉप पे बैठ करके और तस्वीर खिंचवा रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। अल्लाह इनका इकबाल बुलंद ना करे। डेंगू दुआओं से खत्म हो जाएगा। डेंगू अगर आपके घर में मच्छर आ जाए तो उससे कहना, अबे ओ मैं भुट्टो का रियाया हूं, खबरदार जो मुझे काटा, और उसके बाद फिर वो लड़काना परवाज कर जाएगा। ये सुनते सुनते हमारे हौसले परवाज कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती निजाम देने की नौबत नहीं आ रही। एक मरतबा फिर टोपी ड्रामा किया गया है कि जी हमारी पुलिस जो है वो अवाम को, सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने के लिए वो अमनो अमान बरकरार, केड़ा अमनो अमान, वो पढ़ो ऊपर और नीचे देख लो, ये सैलाब ज़दगान का हाल है। ये सैलाब ज़दा इलाकों की तस्वीर है, ऊपर नीचे की ये तस्वीर लूप में इसलिए बनवाई है ताकि लोगों को पता चल जाए पीपल्स पार्टी कितना काम कर रही है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और डाका जी। उर्दू बोलने वालों पर, कराची पर तासुबी पीपल्स पार्टी का एक और डाका। वो आखिरी लूप चला दो, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। शहरी इलाकों का तरक्याती फंड कच्ची आबादियों में खर्च, हुकूमत की गोट संवारो मुहिम। शहर की तरक्की का अरबों रुपए का फंड मज़कूरा कानूनी और गैर कानूनी गोठों और कच्ची आबादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है, क्योंकि भुट्टो जिंदा है। और उसके बाद यहीं से ये गांव गोट बसा करके वहां से मेरी गलियों में से बिजली की लाइन दी जाएगी, वो चोरी करेंगे, मैं पैसा भरूंगा और यूं भुट्टो भी जिंदा रहेगा, भुट्टो वाले भी मजे उड़ाएंगे। ये बिल्कुल आरफिन सबूतों के साथ वीडियोस भी हमने दिखाई हैं, अखबार दिखाए हैं और सब लोग देख रहे हैं। लोग इस पर बेहतर फैसला कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। यहां सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।